शुभ संध्या सभी को। आप सभी का आईएफपीएच के दैनिक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी वेबिनार में स्वागत है। हमारे आज के मेहमान और वक्ता हैं डॉक्टर शिंदे पूनम भद्राव। डॉक्टर शिंदे सोनाजी राव खीरसागर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज बीड में बाल रोग विशेष विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। उन्हें होम्योपैथिक बाल रोग में विशेषज्ञता है और उन्होंने इस क्षेत्र में 12 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त किया है। डॉक्टर शिंदे ने अपनी एमडी होम्योपैथी में बाल रोग से पूरी की है और वर्तमान में पीएचडी कर रही हैं। उन्होंने एलर्जिक राइनाइटिस और बच्चों में ओटाइटिस मीडिया जैसे विशेष विषयों पर शोध पत्र प्रकाशित किए हैं। हम आपका स्वागत करते हैं मैम। ओवर टू यू नाउ। Am I audible, ma'am? यस मैम। Thank you. Myself, Dr. Poonam Shinde, Associate Professor, Department of Pediatrics. मैडम आपका दो डिवाइस है, वहाँ पे एक डिवाइस का साउंड ऑफ कर दीजिए, इको हो रहा है। क्या आप दो डिवाइस से ज्वाइन किए हैं ना, एक डिवाइस का आवाज बंद कर दीजिए तो फिर आएगा, उसका रिटर्निंग आवाज आ रहा है ना। म्यूट कर दीजिए। स्पीकर वॉल्यूम कम करना होगा एक डिवाइस का। हेलो, यस अब ठीक है? मैम, ठीक आ रही है। Okay. So our today's topic is role of homeopathy in pediatric healthcare. Can I share my screen now? यस मैम। Is it visible now? यस मैम। So, good evening, all of you. Myself, Dr. Poonam Shinde, Associate Professor, Department of Pediatrics, SKH Medical College, Bid, and now I'm pursuing my PhD in same college. So, our today's topic is role of homeopathy in pediatric healthcare and overview. So pediatric is concerned with health of infants, children, adolescents, their growth and development, and their opportunity to achieve the full potential. So pediatrics involves all prevention, diagnosis, treatment of physical, mental, and social health issues in children. जैसे कि बर्थ से लेके 18 ईयर तक अप टू यंग एडल्टहुड. So pediatrician must be concerned not only with the particular organ system and the biological process, that is the signs and symptoms, but also environmental and social influence जो बच्चों पे होता है और उसका मेजर इम्पैक्ट है ऑन फिजिकल, इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ बच्चों के, और विच लीड्स टू मेनी डिसीजेस. So it is very important in pediatrics, on which is consonant with our homeopathy also. Then homeopathy, it is the, as we all know, कि homeopathic therapeutic method है which is founded by Dr. Samuel Hahnemann and based on the two main principles. There are 7 cardinal principles, but दो main principles है, जैसे कि similia similibus curanter, like cures like. It means the patients with particular signs and symptoms are treated with the homeopathic remedies which produces the signs and symptoms in हेल्दी ह्यूमन बीइंग. ये हमारी होम्योपैथी का बेस है, ये हमें पता है. और अनदर थिंग इज लॉ ऑफ मिनिमम डोज. सो हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो रिटेन बायोलॉजिकल एक्टिविटी आफ्टर रिपीटेड. Madam, this is a Hindi program. You speak on Hindi. होम्योपैथिक रेमेडीज में बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो होते हैं वे रिपीटेड डाइल्यूशन और सकशन की वजह से वो मिनिमम डोज होता है होम्योपैथिक मेडिसिन का. तो ये छोटे बच्चों में वो कारगर है. ठीक है. उसके बाद अब होम्योपैथी बच्चों में क्यों जरूरी है, मतलब होम्योपैथी बच्चों में क्यों यूज करना चाहिए. तो ये सेफ है, मतलब नॉन टॉक्सिक है, इसके कोई साइड इफेक्ट्स वगैरह नहीं है, और इट मिनिमम रिस्क ऑफ टॉक्सिसिटी है इसमें, और साइड इफेक्ट्स भी कम है. सो वो नेचुरल सब्सटेंसेस की से प्रिपेयर किए जाते हैं, और फार्मेसी में हमारे जैसे कि डाइल्यूशन और सक्शन जो प्रोसीजर्स है वो फॉलो किए जाते हैं. सो दे आर सेफ एंड इफेक्टिव, और जेंटल भी है, और केमिकल्स से भी फ्री है.
और ये न्यूबॉर्न मतलब छोटे बच्चों में जैसे कि 0 to 7 ईयर, उसके बाद न्यूनेट 0 to 1 मंथ, और इन्फेंट्स 0 to 1 ईयर, और चिल्ड्रन अप टू 18 ईयर्स दे आर वेरी इफेक्टिव, मतलब उसमें बहुत कारगर है इन ऑल एजेस एंड इवन द डेलिकेट कंडीशंस ऑल्सो। उसके बाद हमारा होम्योपैथी होलिस्टिक मैनेजमेंट है। तो होलिस्टिक का मतलब है एज अ होल, मतलब परिपूर्ण, जैसे कि हिंदी में बोला जाता है कि होम्योपैथी हमारा मतलब सिक इंडिविजुअल को ट्रीट करता है, ठीक करता है, न कि एक पर्टिकुलर रोग को या डिसीज को। सो वैसे इन छोटे बच्चों में भी है, छोटे बच्चों में भी वो पूरे चाइल्ड को ठीक करता है एज अ होल, मतलब वो मेंटल लेवल पे हो, उसके इमोशनल लेवल पे हो, या फिर उसके बॉडी लेवल पे हो, फिजिकल लेवल पे हो। सो हमारे होम्योपैथी में पेशेंट मतलब पर्सन एज अ पर्सन वो कंसिडर किया जाता है हमारे ट्रीटमेंट के दौरान, जैसे उसका मानसिक स्थिति हो, इमोशंस हो, उसकी मेडिकल हिस्ट्री, अब तक के जो डिसीजेस वगैरह हुए हो, और इवन फैमिली हिस्ट्री, उसके फैमिली में क्या क्या डिसीजेस वगैरह हुए, वो सब कंसिडर किए जाते हैं इन होम्योपैथी में ड्यूरिंग द मतलब इलाज के दौरान। होम्योपैथी इंडिविजुअलाइज थेरेपी है, मतलब हर एक पर्सन को ये अलग, हर एक पर्सन अलग है ऐसा बोल के हमें ट्रीट किया जाता है। तो उसमें चाइल्ड का कॉन्स्टिट्यूशन कंसिडर किया जाता है, उसका बिहेवियर कंसिडर किया जाता है, और फिजिकल लेवल पे उसके लक्षण कंसिडर किए जाते हैं। सो ये माइल्ड है बहुत इन डेवलपिंग द सिस्टम। और ये जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ये न्यूनेट्स मतलब छोटे बच्चों में 0 to 7 ईयर, 0 to 1 ईयर, और सब टॉडलर्स मतलब 0 to 3 ईयर्स, और एडोलसेंट में भी इफेक्टिव है, मतलब हर एक एज को इफेक्टिव है। सो इट इज, ये होलिस्टिक मैनेजमेंट का एक पार्ट है। देन दूसरी थिंग इम्यूनोमॉड्यूलेशन। तो ये इम्यूनोमॉड्यूलेशन क्या है कि हमारी होम्योपैथिक रेमेडीज में इम्यून सिस्टम, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति पे वो एक्ट करती है हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन। तो ये इम्यूनोमॉड्यूलेशन मतलब हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति का एक्टिवेशन, एक तो ये एनहांसेस इम्यून रिस्पांस, मतलब वो बढ़ाती है, इम्यून रिस्पांस बढ़ाती है, जैसे कि फाइटिंग इन्फेक्शंस को फाइट करने से या फिर वैक्सीन से। और ये सप्रेसिंग ओवर एक्टिव रिस्पॉन्सेस, मतलब जहाँ पे इम्यूनिटी ज्यादा हो गई है वो सप्रेस कर देती है, उसे कम कर देती है इन केसेस ऑफ एलर्जीज एंड ऑटो इम्यून डिसीज। सो बच्चों में इम्यूनोमॉड्यूलेशन इज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनकी ऑलरेडी इम्यून सिस्टम अंडर डेवलप होती है, डेवलपिंग स्टेज में होती है। सो इम्यूनोमॉड्यूलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन चिल्ड्रन। तो ये होम्योपैथी कैसे मदद करती है वो इम्यूनोमॉड्यूलेशन में? हमारी जो होम्योपैथिक मेडिसिन है वो हम कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे देते हैं। तो ये हमारी इम्यून सिस्टम, रोग प्रतिकारक शक्ति में उसकी रिएक्टिविटी, उसका जो रिस्पॉन्स है, और वो ये करती है। और हमारे क्या बोलते हैं उसे, फ्रीक्वेंट जो इन्फेक्शंस होते हैं, बार बार जो इन्फेक्शंस होते रहते हैं छोटी बच्चों में, उनकी ससेप्टिबिलिटी की वजह से या फिर वीकनेस की वजह से, स्ट्रेंथ कम होने की वजह से वो कम कर देती है। और प्रिवेंट द क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, जो क्रॉनिक इन्फेक्शन है और इन्फ्लेमेशन है, सूजन वगैरह, वैसे भी वो प्रिवेंट करती है। तो हमारी होम्योपैथिक रेमेडीज है वो डू नॉट फोर्स द इम्यूनिटी, वो इम्यूनिटी को फोर्स नहीं करती है, बट जेंटली एंड माइल्डली हमारे वाइटल फोर्स को स्टिमुलेट करती है और हील करती है। उसमें उदाहरण के तौर पर कर्केरिया कार्ब है, ट्यूबरक्यूलिनम है, सिलिशिया है, सेलेनियम है, विच आर यूज टू रिड्यूस द रिकरेंट इन्फेक्शन। कोई भी हो, मतलब रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो, अस्थमा हो, एलर्जी हो, ओटाइटिस मीडिया हो, कान के इन्फेक्शन हो, जिसमें कान बार बार इन्फेक्शन होके उसमें पस वगैरह होता है, वो उसके वो भी हमें ट्रीट करती है मेडिसिन। इट सपोर्ट्स द इम्यून मैचुरेशन, मतलब इम्यूनिटी मैचुरेशन के लिए वो सपोर्ट करती हैं। सो दूसरी बात, वाइटल
हेल्दी इम्यून सिस्टम इन चाइल्डहुड लेज द फाउंडेशन फॉर हेल्दी लाइफ। मतलब अगर हम इम्यून सिस्टम जब बच्चा छोटा हो, चाइल्डहुड में अगर वो इम्यून सिस्टम अगर स्ट्रांग रहेगी तो आगे जाके अडल्टहुड में भी वो बच्चा मतलब स्ट्रांग रहेगा। इसकी वजह से वो ये जो प्रिंसिपल्स है ये होम्योपैथी से भी मैच करते हैं, इम्यूनोमोडुलेशन से। सो इट इज, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑल्सो। एंड हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन उसी तौर पे एक्ट करती है। और ये चाइल्ड के ओवरऑल उसकी डायनेमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी बात, कॉमन पीडियाट्रिक कंडीशंस जो है वो कॉमनली पीडियाट्रिक कंडीशंस कौन कौन सी है जो हम होम्योपैथी से मैनेज कर सकते हैं। एक्यूट इलनेसेस है, एक्यूट क्रॉनिक इलनेसेस है। एक्यूट इलनेसेस में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस है, जो कि सर्दी खांसी है, कोल्ड, कोराइजा, ओटाइटिस मीडिया है, कान फूटना से पानी आना, पस आना, या टॉन्सिलाइटिस है, टॉन्सिलर हाइपरट्रॉफी है, टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन है, सूजन है, और क्विंसी जो बोलते हैं उसमें रिकरेंट इन्फेक्शन के बाद पस फॉर्मेशन वगैरह होता है, और उसकी वजह से हियरिंग में भी फिर वो ओटाइटिस मीडिया और टॉन्सिलाइटिस और कोल्ड वो कोराइजा ये इंटर रिलेटेड है एक दूसरे से। और उसमें कॉमनली इंडिकेटेड मेडिसिन जैसे कि बेलाडोना, हेपारसल, कलकेरिया कार्प और कलकेरिया ग्रुप की सारी रेमेडीज और पल्सेटिला ये कारगर है। ये उदाहरण के तौर पे दे रही हूँ मैं। वैसे तो हम होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो सिम्टम्स है, कॉमनली डायरिया, वोमिटिंग, उसमें हम आर्सेनिक एल्बम, पोडोफाइलम, सिना, एलो ऐसे मेडिसिन यूज करते हैं। और उसके बाद फीवर, बुखार आता है जिसमें वो कौन से भी ओरिजिन का हो, वायरल हो, बैक्टीरियल हो, उसमें कॉमनली अटोनाइट, बेलाडोना इसके जैसे मेडिसिन हम यूज करते हैं। उसके बाद क्रॉनिक इलनेसेस, एक्यूट होने के बाद रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस अगर रहे, इसमें कलकेरिया काब है, सल्फर है, आयोडम है, और नोजोड्स भी हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं इन हाइपोटेंसिस इन बिटवीन द ट्रीटमेंट। एटोपिक डिसऑर्डर्स है, लाइक एलर्जिक राइनाइटिस है, एक्जिमा है, अस्थमा है, ओबेसिटी जो कि अभी बहुत कॉमन है चिल्ड्रन में, वो जंक फूड की वजह से या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, स्क्रीन टाइम इंक्रीज होने की वजह से आजकल ओबेसिटी या जेस्टेशनल डायबिटीज वगैरह, मदर को हाइपरटेंशन वगैरह एक्सपोजर की वजह से ओबेसिटी कॉमन है। सो ओबेसिटी हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से ट्रीट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक कलकेरिया का। देन साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स बहुत है जो अभी बहुत कॉमन है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसके अंडर बहुत सारे कंडीशंस आते हैं ओवरऑल। उसमें हम स्ट्रेमोनियम है, टारेंटुला है, हाइपर एक्टिविटी के लिए बराटा कार्ब है, ये कॉमनली इंडिकेटेड मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। दूसरा एंजाइटी एंड स्लीप डिसऑर्डर्स भी कॉमन है अभी, उसमें भी हम कॉफिया क्रूडा, स्ट्रेमोनियम जैसी मेडिसिन यूज कर सकते हैं। देन अगेन डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जो है बच्चों में, डिलेड स्पीच है, डेवलपमेंटल डिले, ओवरऑल डेवलपमेंटल डिले है, उसमें लेट है हर एक चीजें, और उसमें बराटा कार्ब, कलकेरिया कार्ब हम यूज कर सकते हैं। और होम्योपैथी हमारी प्रिवेंशन के तौर पे भी काम करती है इन चाइल्ड हेल्थ केयर, जैसे कि प्रोफाइलेटिक बेनिफिट्स जो है उसके हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होम्योपैथी में देते हैं, विच हेल्प्स इन बिल्डिंग द रेजिलियंस, मतलब क्या बोलते हैं उसे मराठी में, लवचिकपणा बोलते हैं, बिल्डिंग बैक टू द नॉर्मल पोजिशन, रेजिलियंस मतलब। तो वो अगर कोई तबीयत भी खराब होगी तो बैक टू द हेल्थ इस कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन से हम ये कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं ये थिंग। सो रिडक्शन इन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकरेंट इन्फेक्शंस, सो बार बार जो इन्फेक्शंस होते हैं बच्चों में वाइटल फोर्स लो होने की वजह से या फिर ससेप्टेबिलिटी डिस्टर्ब होने की वजह से, वो भी हम होम्योपैथिक मेडिसिन से रिड्यूस कर सकते हैं। और होम्योपैथी हैज हिस्टोरिकल एंड कंटेम्प्रेरी रोल इन प्रिवेंशन ऑफ एपिडेमिक डिसीज। एपिडेमिक डिसीज मतलब महामारी जैसे रोग है, तो उसमें
जैसे कि स्कारलेट फीवर का एग्जाम्पल है, उसमें बेलाडोना दी गई है, उस पर भी रिसर्च वगैरह भी ऑलरेडी पब्लिश्ड है। और रिकरेंट चाइल्डहुड इलनेसेस है, उसमें भी हम होम्योपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजिनम फॉर फ्लू प्रिवेंशन एंड यूपेटोरियम फॉर द डेंगू प्रिवेंशन। उसके बाद अभी होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स इन पीडियाट्रिक केस मैनेजमेंट, ओवरऑल भी प्रिंसिपल्स है 7 कार्डिनल प्रिंसिपल्स, लेकिन पीडियाट्रिक केस मैनेजमेंट में फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा डिटेल केस टेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, पीडियाट्रिक के लिए भी और इन जनरल के लिए भी होम्योपैथिक एस्पेक्ट। सो इसमें हम बच्चों के फिजिकल कंप्लेंट्स पे फोकस करते हैं, डेवलपमेंटल माइलस्टोन पे फोकस करते हैं, उसके टेम्परामेंट पे फोकस करते हैं, बर्थ हिस्ट्री पे फोकस करते हैं, फैमिली हिस्ट्री एंड रिएक्शन टू द एनवायरनमेंट, जैसे कि हॉट कोल्ड वगैरह, वो भी हम फोकस करते हैं उस पर। देन अनदर थिंग इज ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स, जैसे कि छोटे बच्चे हैं, कुछ अपने सिम्टम्स बता सकते हैं, तकलीफें जो बहुत छोटे होते हैं तो वो अपने सिम्टम्स वगैरह बता नहीं सकते, जैसे कि इन इन्फेंट्स और टॉडलर्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्राइबिंग मतलब बेस्ड ऑन टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स where remedy selection match overall constitution and disposition of the patient। और होम्योपैथी का दूसरा एक प्रिंसिपल है मिनिमम डोज प्रिंसिपल। सो होम्योपैथी में हम हाईली डाइल्यूटेड मेडिसिन यूज करते हैं, जो कि मिनिमल रिस्क हीलिंग इंड्यूस करता है विथ मिनिमल रिस्क ऑफ साइड इफेक्ट्स। और पोटेंसी और रिपीटेशन ये पेशेंट के ससेप्टिबिलिटी और रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है, हर एक पेशेंट के, क्योंकि ये बेस्ड ऑन अगेन द इंडिविजुअलाइजेशन, मतलब हर एक बच्चों के रिएक्शन पे वो डिपेंड करता है कि वो मेडिसिन को कैसे रिएक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ ससेप्टिबिलिटी एंड रिस्पॉन्स। सो प्रिवेंशन एंड इम्यूनिटी बिल्डिंग। सो हमारी होम्योपैथी रिकरेंट इन्फेक्शंस प्रिवेंट करती है और ओवरऑल इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। देन अनदर हमारा एस्पेक्ट ऑफ होम्योपैथी है माइजमेटिक कंसिडरेशन। सो अंडरस्टैंडिंग द हेरिडिटरी टेंडेंसीज, जो डिसीजेस है वो अनुवंशिक होते हैं, जो फैमिलीज थ्रू पास होते हैं, मतलब हाइपरटेंशन हो, बीपी हो, या फिर कोई कैंसरस कंडीशंस हो। और हमारा होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू इसमें माइजमेटिक कंसिडरेशन है कि कोई मायाजम जो है, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस और ट्यूबरक्युलर मायाजम, ये कंडीशन के साथ कोई एंटिसिपेट कर रहा है क्या, और उसमें फ्यूचर हेल्थ रिस्क है क्या वो बच्चों में। और हम वो अगर केस टेकिंग के दौरान अगर वो डिटेल हम वो कैच कर पाए तो फ्यूचर में बच्चों के हेल्थ रिस्क हम ये कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं, और वो चीज़ें भी हम डीपली ट्रीट कर सकते हैं कि उसका फिर बाद में रिकरेंस ना हो उसमें। उसके बाद स्पेसिफिक कंसिडरेशन इन पीडियाट्रिक होम्योपैथिक केस टेकिंग, जैसे कि इन जनरल तो होम्योपैथी में हमारा केस प्रोफार्मा होता है, लेकिन अलोंग विद दैट केस प्रोफार्मा इन पीडियाट्रिक में कोई स्पेसिफिक कंसिडरेशन हम कंसिडर करते हैं, जैसे कि मदर्स हिस्ट्री, पेशेंट की माँ की हिस्ट्री ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो, ड्यूरिंग डिलीवरी हो, और पोस्ट नेटल भी, आफ्टर डिलीवरी भी हो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। और मदर्स की हिस्ट्री ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इमोशनल स्टेट ऑफ मदर भी हम कंसिडर करते हैं। उन मदर को कोई डर था किसी चीज़ का ग्रीफ या तनाव में वो गुजरी है, या किसी चीज़ का ग्रीफ है, उसे डर लगता है किसी चीज़ का, वो एग्रेसिव है, ज़्यादा गुस्सा करती है, वो ये चीज़ें हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का इम्पैक्ट उसमें होता है बच्चों में। और ट्रॉमा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कुछ है क्या, मेंटल ट्रॉमा है, फिजिकल ट्रॉमा है, वो भी हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि ये चाइल्ड के मेंटल लेवल पे ये अफेक्ट करता है। और दूसरा फिजिकल इलनेसेस इन मदर, मैटरनल इन्फेक्शन है क्या, कोई टॉर्च पॉजिटिव है क्या, जेस्टेशनल डायबिटीज है क्या, मदर को भी हाइपरटेंशन है क्या,
ये बच्चों का फीटल डेवलपमेंट अफेक्ट करती है। और ये बीमारी के चलते ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसके कोई मेडिसिन चालू है क्या? थायराइडिज्म है, हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपरथायराइडिज्म है, या हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, उसके लिए मेडिसिन भी चालू है क्या? वो भी बच्चों पे अफेक्ट करती है, तो इसकी हिस्ट्री भी जरूरी है अलोंग विथ जनरल केस टेकिंग। सो कोई स्टीरॉइड्स चालू है, एंटीबायोटिक चालू है, एनेस्थेशिया एक्सपोजर है, क्योंकि ये फिटल इम्यूनिटी और ग्रोथ भी हैम्पर करती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चों की। अनदर थिंग इज मैटरनल क्रेविंग कुछ है क्या? क्रेविंग है, एवर्जन है, कोई पिक्यूलियर सिम्टम्स है क्या मदर के ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? ये रेमेडी सिलेक्शन के लिए हमें हेल्प करती है। लाइक फॉर एग्जांपल क्रेविंग ऑफ चॉक, इट इंडिकेट्स द कलकेरिया कार्ब रेमेडी। द मदर हु हैड सीवियर ग्रिफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कोई तनाव से गुजरी है, कोई चिंता है, तो उसके लिए उसकी वजह से जो बच्चा होता है वो शोज एक्सट्रीम क्लिंगीनेस टू मदर, मतलब मदर मम्मी को चिपक के बैठता है, या फिर सेपरेशन एंजाइटी है। अगर हम मदर के पास से उसे लेने की कोशिश करें तो वो आता नहीं है। सो इन दिस केसेस रेमेडी नीडेड इज पल्सेटिला और नेट्रमोर, इट इज कॉमनली इंडिकेटेड, अदर रेमेडीज आर आल्सो देयर। और बर्थ और इमीडिएट पोस्टनेटल हिस्ट्री में एब्गार स्कोर, उसका हम न्यूबॉर्न असेसमेंट करते हैं। उसके बाद प्री मैच्योर है क्या बच्चा, जॉन्डिस हुआ है क्या, पीलिया हुआ है क्या, उसमें फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस भी होता है और पैथोलॉजिकल भी होता है। उसके लिए आईसीयू स्टे या आईसीयू स्टे कितने दिन का रहा, उसमें क्या क्या तकलीफ हुई, ये हर एक चीज हम नोट करते हैं। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है क्या, कोई इन्फेक्शन है क्या इमीडिएटली आफ्टर बर्थ, वो भी हमें नोट करना पड़ता है, मतलब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएशन, डिलीवरी होने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग कितने टाइम में चालू, एक्चुअली आइडियली वो तो जल्दी चालू कर देना चाहिए विद इन 1 आवर। तो वो बच्चों में हुआ है क्या, या बिकॉज अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट द हेल्दी गट फ्लोरा एंड इम्यूनिटी, इट इंक्रीजेज द इम्यूनिटी ऑफ द चाइल्ड। सो अर्ली सेपरेशन हुआ है क्या मदर से, बच्चों को कोई इन्फेक्शन की वजह से, जैसे कि ऑलरेडी बोला एनआईसीयू स्टे वगैरह कुछ है क्या, तो ये भी मदर और बच्चे का इमोशनल बॉन्डिंग अफेक्ट करता है, और उसमें बाद में इश्यूज आते हैं। नेक्स्ट इज पेरीनेटल हिस्ट्री, मतलब ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम कुछ नॉर्मल डिलीवरी है, सिजेरियन सेक्शन है, या फिर ट्रॉमेटिक डिलीवरी है, कोई प्रोलॉन्ग लेबर है, उसकी वजह से भी बहुत सारे डिसीजेस, डिस्ट्रेस वगैरह हो सकते हैं, ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, और उसके बाद सेरेब्रल पाल्सी वगैरह ऐसे डिसीजेस हो सकते हैं। देन मोड ऑफ डिलीवरी, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, फोर्सेड डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन। उसके बाद बर्थ ट्रॉमा है क्या, कॉर्ड अराउंड नेक है क्या, हाइपोक्सिया था क्या जब डिलीवरी हुई, तो नियोनेटल रिसक्सिटेशन किया है क्या आफ्टर इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। सो इट अफेक्ट द नर्वस सिस्टम ऑफ पेशेंट। सो नर्वस सिस्टम रिलेटेड डिसीजेस लेटर ऑन वो बच्चों में डेवलप हो सकते हैं, और सांस के संबंधी बीमारियां, इम्यूनिटी के संबंधी बीमारियां उसकी वजह से हो सकती है। बर्थ एस्फिक्सिया, इट लीड्स टू द मोटर डेवलपमेंट इश्यूज इन चाइल्ड, और डेवलपमेंटल डिले भी उसमें हो सकता है, और लैंग्वेज और स्पीच डिफिकल्टीज भी उसमें आ सकती है। और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ओपीएम, जेल्सिमियम, कार्सिनोसिन आर इंडिकेटेड। उसके बाद ये जो मदर्स हिस्ट्री ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये क्यों इम्पोर्टेंट है होम्योपैथी में, इसके कोई ऑब्जेक्टिव्स भी है और आउटकम भी है। तो ये हमें प्रीडिस्पोजिशन ऑर्गेनोन पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंड करने में मदद करती है, और हमें माइजमेटिक बैकग्राउंड उसका निकालने में मदद करती है। और इनहेरिटेड टेंडेंसीज है क्या, कोई फैमिली के थ्रू जो रन हुए इनहेरिटेड टेंडेंसीज डिसीजेस के वो आए हैं क्या, वो भी हमें रूल आउट करना पड़ता है। और इसकी वजह से, क्योंकि बहुत सारे एलर्जीज, अस्थमा वगैरह, ये सिस्टम्स इंटर रिलेटेड होते हैं, जैसे कि हमने स्किन डिसीज के लिए कोई
ऑइंटमेंट वगैरह लगाते हैं, जैसे उसमें स्टीरॉइड्स वगैरह कंटेंट होता है, तो वो लगाने से वो वहाँ तो डिसीज सप्रेस होता है, लेकिन रेस्पिरेटरी उससे इन्फेक्शंस हो सकते हैं या अस्थमा डेवलप होता है आफ्टर ऑल, एंड वाइस वर्सा। अगर अस्थमेटिक के लिए कोई स्टीरॉइड्स या फिर पंप्स वगैरह कुछ यूज किए हैं, तो वो अगेन इट लीड्स टू द स्किन डिसीजेस, सो दे आर ऑफन लिंक टू ईच अदर एंड फैमिली एंड जेनेटिक फैक्टर्स ऑल्सो। तो उसकी वजह से भी ये नोट करना बहुत जरूरी होता है। और अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियरल पैटर्न, बच्चों का बिहेवियरल पैटर्न अंडरस्टैंड समझने के लिए हमें ये मदर्स हिस्ट्री ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत जरूरी है। और जैसे कि इनसिक्योरिटी है बच्चों में, एग्रेशन है, हाइपर सेंसिटिविटी है, वो हम डिटेक्ट करके उससे रिलेटेड मतलब हमें ये रेमेडी सिलेक्शन के लिए हेल्प करता है। उसके बाद ये एक्यूरेट रेमेडी सिलेक्शन में भी हमें हेल्प करता है, और फिजिकल इमोशनल फिजिकल ट्रॉमा क्लूज भी हमें मिलते हैं विच गाइड द रेमेडी सिलेक्शन। उसके बाद हम इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म बैलेंस बच्चों में ला सकते हैं, और उसकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट इसमें है मदर असिस्टेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। उसके बाद माइलस्टोन, जो बच्चों के छोटे माइलस्टोन होते हैं, चलना, बोलना, टाइम पे चला है क्या, बोला है क्या, हर एक चीज। तो माइलस्टोन्स आर शो डायनेमिक इंटरेक्शन बिटवीन द माइंड एंड बॉडी ऑफ चाइल्ड्स ग्रोथ। बच्चों की ग्रोथ के मतलब मेंटल और फिजिकल लेवल पे उसमें डायनेमिक इंटरेक्शन है क्या नहीं, वो बताता है। और इट रिफ्लेक्ट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ चाइल्ड्स वाइटल एनर्जी, और वो हमें वाइटल फोर्स असेस करने में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और ये रेमेडी सिलेक्शन के लिए भी हेल्प करता है। और माइजमेटिक इन्फ्लुएंस एंड ओवरऑल, जैसे कि पहले भी बोला गया है, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, लर्निंग डिसेबिलिटीज, ऑटिज्म वगैरह ट्रीट करने में हमें मतलब जल्दी हमें इसके इंडिकेशंस भी होता है, देता है, और प्रिवेंट भी कर सकते हैं उससे हम मेडिसिन से आने वाली बीमारियां या फिर कॉम्प्लिकेशंस। उसके बाद टेम्परामेंट। टेम्परामेंट रेफर्स टू चाइल्ड्स नेचुरल इनहेरिटेड स्टाइल ऑफ थिंकिंग, बच्चों का थिंकिंग, रिएक्शन और उसका बिहेवियर और फीलिंग, ये टेम्परामेंट होता है। तो उसमें टाइप्स है उसके, कोलेरिक टेम्परामेंट है, सैंग्वाइन टेम्परामेंट है, मेलानकोलिक टेम्परामेंट है, और फ्लैग्मेटिक टेम्परामेंट है। तो कोलेरिक जो टेम्परामेंट होता है वो शॉर्ट टेम्पर्ड बच्चा होता है, इम्पल्सिव होता है, और जल्दी उसे गुस्सा आता है। कोई तोड़ फोड़ वगैरह कोई चीजें फेंकता है, या फिर फाड़ता है वगैरह, या फिर इंजर भी कर सकता है दूसरों को, या खुद को भी इंजर करके ले सकता है। तो उसमें कॉमनली इंडिकेटेड मेडिसिन चैमोमिला है, लाइकोपोडियम है, और नक्सोमिका है। सैंग्वाइन टेम्परामेंट जो है उसमें बच्चा चेयरफुल रहता है, एक्टिव रहता है, लेकिन इजीली डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है किसी भी चीज से। और उसके लिए कॉमनली इंडिकेटेड मेडिसिन पल्सेटिला है, फॉस्फोरस है, और सल्फर है। देन तीसरा जो टेम्परामेंट है वो मेलेनकोलिक टेम्परामेंट, उसमें थोड़ा सा सीरियस होता है, सेंसिटिव होता है, एंड एंक्शियस होता है थोड़ा बच्चा। वो उसमें सिलिशिया है उसके इंडिकेटेड, नेट्रमूर है, और कल्केरिया फॉस है। देन लास्ट वाला फ्लैग्मेटिक टेम्परामेंट, वो एकदम शांत रहता है, स्लो रहता है, स्लगिश रहता है, क्वाइट रहता है, जैसे कि हम बराइटा कार्प, कल्केरिया कार्प या सेपिया में देखते हैं, ओबेसिटी लाइक कंडीशंस वगैरह, या फिर मेमोरी रिलेटेड वगैरह जिसमें प्रॉब्लम्स होते हैं वो। देन फोर्थ पॉइंट इज वर्बल कम्युनिकेशन, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओल्डर चिल्ड्रन जो है वो डिस्क्राइब कर सकते हैं अपने खुद के सिम्टम्स, मतलब उन्हें अगर किसी चीज का डर लगता है, तकलीफ होती है, पेन कहाँ होता है, किस चीज का डर लगता है, डिस्कम्फर्ट है, वो डायरेक्ट क्लूज देते हैं हमें रेमेडी सिलेक्शन के लिए, या हमें पिक्यूलर सिम्टम लेने के लिए। लाइक मोडेलिटीज है, बिल्डिंग द रैपोर्ट टू द एक्सप्रेस देमसेल्फ, वो फ्रीली और ओपनली एक्सप्रेस होते हैं थ्रू द वर्बल कम्युनिकेशन। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, नॉर्म ये तो वर्बल कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है फॉर केस टेकिंग एंड रेमेडी सिलेक्शन, लेकिन सब नॉन वर्बल क्यूज भी होते हैं जो एकदम छोटे बच्चों में, जैसे कि इन्फेंट्स है, यंग चिल्ड्रन है, जो खुद के सिम्टम्स नहीं बता सकते और खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। और दूसरे कंडीशंस लाइक ऑटिज्म है,
सेंसरी इश्यूज है ओल्डर चिल्ड्रन में, उसमें भी नॉन वर्बल क्यूज हमें मिलते हैं। सो वो उसमें हमें फिर क्या करना पड़ता है, चिल्ड्रन एक्सप्रेस डिस्कम्फर्ट, फियर, हैप्पीनेस विदाउट वर्ड्स, क्योंकि वो बोलते नहीं है, तो हमें उसके टोन, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके जेस्चर्स, उसकी हेल्प से हमें वो नोट करके हमें रेमेडी सिलेक्शन ऐसे केसेस में करना पड़ता है। उसके बाद 6 इज रिएक्शन टू द एनवायरनमेंट। उसमें रेफर्स टू हाउ चाइल्ड रिस्पॉन्ड टू द टेम्परेचर, क्लाइमेट, दैट इज हीट एंड कोल्ड। जैसे कि हम केस टेकिंग के दौरान पूछते हैं, मतलब गर्मी सहन होती है या गर्मी बर्दाश्त कर सकता है, ठंडी बर्दाश्त कर सकता है, या फिर हमें कितने मतलब एक्सट्रीम हीट और कोल्ड को वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है। फॉर डैम्पनेस, लाइट, नॉइज, टच, इमोशनल स्टिमुलाई लाइक फियर और नए लोगों के साथ या फिर नए प्लेसेस के साथ, मतलब स्कूल वगैरह चेंज किया, सोशल सेटिंग वगैरह, तो फिजिकल सराउंडिंग लाइक क्राउडेड प्लेसेस आल्सो। सो इसका सिग्निफिकेंस होम्योपैथी में ये है कि ये इट हाईलाइट द peculiar symptoms which reveals the miasmatic background which guides the remedy selection. So for example, sensitive to noise है, gets terrified in थंडरस्टॉर्म, उसके लिए हमारे पास फॉस्फोरस रेमेडी है, और गेट फीवरिश इन डैम्प वेदर, उसके लिए हमारे पास डलकामारा रेमेडी है, विच इज कॉमनली इंडिकेटेड। सो इट इज दीज पॉइंट्स आर इम्पोर्टेंट इन केस टेकिंग। उसके बाद कुछ रिसर्च है विच सपोर्ट्स द रोल ऑफ होम्योपैथी इन पीडियाट्रिक हेल्थ केयर। CCRH का, NIH का कुछ रिसर्च है, कुछ ट्रायल्स वगैरह हुए हैं, वो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे दिए हैं। उसके रेफरेंसेस भी मैंने इसमें दिए हैं, इसमें बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस में उसके लिंक्स भी पेस्ट किए हैं। So overall, homeopathy plays a significant complementary role in pediatric healthcare, offering safe, individualized homeopathic treatment options to support healthy growth, strengthen immunity, and respecting their unique developmental journey. तो बच्चों में होम्योपैथी ये पीडियाट्रिक हेल्थ केयर में एक तो सेफ है, इंडिविजुअलाइज मतलब हर एक के लिए अलग अलग मेडिसिन है, और क्योंकि हर एक का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, और होलिस्टिक ट्रीटमेंट है, मतलब ओवरऑल ट्रीट करती है ये, और ये उसकी हेल्दी ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, वो उसकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए इम्पोर्टेंट है, और अलग एक पर्सन, हर एक बच्चा अलग पर्सन, एज अ अलग पर्सन डेवलप होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है होम्योपैथिक मेडिसिन। और कुछ दीज आर द शो केसिंग इफेक्ट्स ऑफ होम्योपैथी। कुछ केसेस दिए मैंने, केस ऑफ ये स्टार है इन ऑन आईलिड, ये पस्टुलर था, उसमें पस था भरा हुआ, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल भी मेडिसिन दिए हैं, और जब मतलब एज पर रिक्वायरमेंट बेलाडोना दिया गया है, आर्निका दिया गया है, और कॉन्स्टिट्यूशनल भी ट्रीटमेंट दिया गया है, बिफोर ट्रीटमेंट है, आफ्टर ट्रीटमेंट है। ये डिसहाइड्रोटिक एक्जिमा ऑफ फुट, कुछ ऐसा खराब पानी वगैरह था ड्यूरिंग द रेनी सीजन, उसमें ये बच्चा गया था, तो उसकी वजह से वो उसके पैर को ऐसे एक्जिमा हुआ था। इट इज ट्रीटेड विद अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन आफ्टर ट्रीटमेंट। मोलिस्कियम कंटेजियसम, ये वायरल डिसीज है एलोपैथी में, तो उसके लिए वो सिर्फ सप्रेशन के तौर पे ऑइंटमेंट वगैरह देते हैं, उनके पास उसके लिए इलाज तो नहीं है। बहुत वो स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाके थक गए थे, उसके बाद हमारे यहाँ है, ये ड्यूरिंग ट्रीटमेंट है, ये उसमें चले गए डिसीजेस, और आफ्टर कंप्लीट क्योर। ये जब आई थी तो 9 साल की थी बच्ची, अभी तो 13 ईयर ओल्ड है वो अभी अब तक उसे रिकरेंस नहीं हुआ है मोलिस्कम कंटेजियसम। और ये वार्ड्स है डॉर्सल और पामार सरफेस पे, एलोपैथी ले रहे थे, और
सप्रेस होता था, फिर और दूसरी जगह आता था ये भी विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ट्रीट हुआ है। और दीज आर द रेफरेंसेस फॉर माय। चैट बॉक्स में लोग पूछ रहे हैं केसेस का मेडिसिन। ओके, ये जो फर्स्ट केस है स्टाई का, पस्चुलर स्टाई, इसमें तो सबसे पहले तो पसफील्ड था वो स्टाई, और रिकरेंट स्टाई था। मतलब 1 मंथ के ड्यूरेशन से रिकरेंट स्टाई आता था, लेकिन पहले उसमें पस नहीं भरता था। लेकिन जब ये बच्चा मेरे पास आया तो पस फील्ड था, और उसकी वजह से उसे बुखार वगैरह भी था 3-4 दिन से। तो उसके हिसाब से मैंने आर्निका दिया उसे पहले, और 7 डेज के बाद फिर बेलाडोना दिया, उसकी एक्यूट टोटलिटी, और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन उसे प्रिस्क्राइब किया गया। और ये जो है एक्जिमा, फुट एक्जिमा, तो ये रेनी सीजन की वजह से कोई खराब पानी उसमें वो बचा गया था, तो उसकी वजह से वो मतलब 1 महीने से उसे तकलीफ था। और उसके बाद उन्होंने एलोपैथिक को बताया, कोई मेडिसिन वगैरह मतलब ऑइंटमेंट्स वगैरह ली, लेकिन इफेक्ट उससे नहीं हुआ। तो पहले तो मैंने रस्टॉक्स दिया, और उसके बाद उसका दूसरे भी उसके कंप्लेंट्स थे, नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस था उसके साथ, और रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस भी था उससे। तो पहले तो रस्टॉक्स देने के बाद मतलब 3 बार मैंने रस्टॉक्स उसे रिपीट किया 1 मंथ के ड्यूरेशन से। मतलब पहले रस्टॉक्स दिया, उसके बाद एसएल दिया 1 मंथ के लिए, उसके बाद थोड़ा उसमें चेंजेस आने लगा, ये जो ब्लैक का वगैरह पोर्शन है वो चला गया, और थोड़ा सा हीलिंग स्टार्ट हुआ। तो उसके बाद मैंने 3 महीने तक उसे रस्टॉक्स रिपीट किया, मतलब सिर्फ रस्टॉक्स 200 बीडी फॉर 3 डेज ऐसा ड्यूरिंग 1 मंथ, और उसके बाद एसएल। और उसके बाद से उसके अलोंग विथ ये एक्जिमा उसे नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस था और रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस था। उस बेसिस पे उसे पहले तो कॉस्टिकम दिया गया, और उसकी वजह से फिर वो भी सिम्टम्स उसके कम हो गए, और इसमें भी बहुत सारा उसमें ये आ गया। और एकदम लास्ट जो प्रिस्क्रिप्शन था उसके लिए वो कलकेरिया का था। ये भी 2 years बैक के वाली केस है ये। और मोलिस्कम का जो है, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे नाट्रमूरी दिया गया, सिर्फ पोटेंसी में उसके चेंजेस किए गए अकॉर्डिंगली। और मतलब 30, 200 और 1 M तक दिया गया उसे, वो एक सिंगल मेडिसिन से ही वो ठीक हो गया। लेकिन ड्यूरेशन उसका मतलब 10 मंथ्स चला वो, 10 मंथ्स के बाद वो ठीक हो गया धीरे धीरे। पहले तो रिजल्ट नहीं आए, लेकिन फिर भी उन्हें कंटिन्यू करने के लिए बोला था। 1.5 महीने के बाद थोड़े थोड़े वो छोटे होने लगे, या ये जाने लगे फिर, और उसे रिकरेंस नहीं हुआ है अभी। और ये जो वार्ड का केस है, उसमें भी उसे उसका कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन कलकेरिया काप दिया गया था, और इन बिटवीन थूजा वनम मैंने रिपीट किया था। थूजा वनम दिया था, और बाद में कलकेरिया कार भी दिया गया। और जैसे कि बाकी दूसरे सिम्टम्स उसे आते हैं सीजनल बेसिस पे, मतलब यूआरटीआई वगैरह, उसके लिए कोई एक्यूट मेडिसिन दी गई उसे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू सहानी सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। डॉक्टर पूनम सिंधे, आपका प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया? यस सर, हो गया। अच्छा, ऑलमोस्ट 35 स्लाइड्स थे उसमें, ये भी और कुछ केसेस भी बताए मैंने। हाँ तो बताइए ना, केस आप कंटिन्यू करिए, आपका कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, केसेस पता है मैंने ऑलरेडी, तो कॉमन अभी क्या? स्किन से रिलेटेड ही थे। हाँ। स्किन वाले ही 5 केसेस डाले थे मैंने, जैसे आई स्टाई का केस था, ये और एक्जिमा अभी का क्या ज्वाइन करना चाहती है?
हाँ आपका टॉपिक जो था सो होम्योपैथी फॉर चिल्ड्रन था ना, यस 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 वो पेडियाट्रिक्स केसेस के Yes. लिए। जी यस मतलब इन जनरल रोल ऑफ होम्योपैथी इन पीडियाट्रिक हेल्थ केयर वो मैंने कवर किया कि पीडियाट्रिक्स क्या है, हाँ होम्योपैथी जी क्या है, और चिल्ड्रन के लिए होम्योपैथी क्यों कारगर है, जी सेफ जी है, इफेक्टिव है, और उसके रिलेटेड मतलब मैंने रेफरेंसेस भी लिए हैं। 3 स्लाइड मैंने रेफरेंसेस की भी बनाए, जो रिसर्च पेपर है कुछ हाँ है, हाँ कहाँ से मैंने लिया है, ऑर्गेनॉन से लिया है। जी 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 और ये इम्यूनोमॉड्यूलेशन जो है मतलब मॉडिफिकेशन रेफर्स टू द मॉडिफिकेशन रेगुलेशन ऑफ इम्यून सिस्टम्स एक्टिविटी। तो एक तो वो एनहांस करता है इम्यून रिस्पॉन्स फॉर इन्फेक्शन फाइटिंग के लिए, या फिर सप्रेस करता है जो ओवर एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो एलर्जी या ऑटोइम्यून डिसीज के लिए। तो ये चिल्ड्रन में इम्यूनोमॉड्यूलेशन क्यों इम्पोर्टेंट है कि उनकी इम्यून सिस्टम ऑलरेडी स्टिल डेवलपिंग रहती है, मतलब अंडर डेवलप रहती है, तो उसमें इम्यूनोमॉड्यूलेशन इम्पोर्टेंट है। और होम्योपैथी प्लेज इम्यूनोमॉड्यूलेटरी रोल, वो भी मैंने एक्सप्लेन किया। इसकी वजह से मतलब जैसे कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे प्रिस्क्राइब करते हैं, तो हम डिसीज की फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करते हैं, प्रिवेंट करते हैं क्रॉनिक इन्फेक्शंस, और कॉमन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, ईएनटी इन्फेक्शन है वो, और सिस्टमेटिक जो कुछ इन्फेक्शन है वो एक जगह अगर सप्रेस हुआ है तो दूसरी जगह वो इरेज होता है, तो उसके लिए भी होम्योपैथी हमारी इफेक्टिव है। ये डिफेंस मैकेनिज्म है चिल्ड्रन का, तो होम्योपैथी उसे स्ट्रेंथन करती है। और बैलेंस जो सप्रेशन में या ओवर स्टिमुलेशन में जो बैलेंस ये आता है, डिफरेंस आता है, तो ये इम्यूनो मॉड्यूलेशन की तौर पे जरूरी है, और होम्योपैथी उसका काम करती है, तो इसकी वजह से वो भी इम्पोर्टेंट है। आवर मेडिसिन आर पूनम जी, ये एक बताइए, ये जो चिल्ड्रन में जो इम्यून सिस्टम है यस और सर। एडल्ट में जो इम्यून सिस्टम है, दोनों में क्या फर्क आएगा, इसको एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा सा। सर वो अंडर डेवलप्ड होता है ना वो। मैंने क्यों अंडर डेवलप्ड क्यों होगा? मुझे लगता है कि जैसे वो आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है धीरे धीरे डेवलप करता है ना। हाँ 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 प्रोटेक्टिव जो लेयर है वो लेयर, आपका हाँ बाद में आता है। जैसे अच्छा, बाहर से हम लोग जो इम्यूनिटी के लिए जो मेडिसिन से लोग वैक्सीनेशन ये सब देते हैं, हाँ हाँ उसका हाँ हाँ उसका क्या इफेक्ट होता है? अगर वैक्सीनेशन होता है तो उससे इम्यूनिटी का क्या फर्क पड़ता है? इम्यून रिस्पॉन्स एनहांस होता है वैक्सीन से, लेकिन एज कुछ एज पर मतलब जनरल, नॉट होम्योपैथी, ऐसे एज पर जनरल, इन जनरल। लेकिन एज पर होम्योपैथ हाँ प्रैक्टिस ना, में हाँ ना, वो तो सर लोग कहते वो हैं तो कि डिबेट का है ही है ना, हाँ मतलब हाँ, वैक्सीनेशन का हमारे इसमें तो नहीं है, वैक्सीनोसिस का। but what is homeopathic vaccination? How you can say that कि वैक्सीनोसिस, what is homeopathic vaccination? होम्योपैथी में वैक्सीनेशन का स्कोप क्या है? हम्म, ये जो मैं मेडिसिन। जहाँ तक मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, यस सर। वैक्सीनेशन जो है सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैक्सीनेशन ऑफ होम्योपैथी एंड वैक्सीनेशन इन एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन? वो एक वो जनरलाइज्ड है, यस सर, हाँ और हाँ, होम्योपैथी में जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन मेडिसिन देते हैं, देते हैं, हाँ हाँ हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, वो इंडिविजुअलाइज्ड वैक्सीनेशन। बेसिस पे है, हाँ हाँ। जैसे कि वैक्सीनेशन के लिए मैं समझता हूँ कि जो हम लोगों का माइजेमेटिक डायग्नोसिस होता है, बैकग्राउंड है, हाँ हाँ। माइजेमेटिक बैकग्राउंड को आप क्लियर कर देते हैं तो यस इम्यूनिटी सर, बढ़ जाता है। तो यस यस सर, ऑब्स्टैकल्स टू रिकवरी का रोल यस सर, बहुत इंपॉर्टेंट हो बहुत जाता है, इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें। डॉक्टर हेनीमैन ने एफआई नंबर 4 में ना 3 में उन्होंने ऑब्स्टैकल्स टू क्योर, ऑफ द हाँ, रिकवरी की बात करी है। तो ऑब्स्टैकल्स टू रिकवरी का इम्पोर्टेंस बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसको हम लोग को ध्यान में रखने का कोशिश यस करना सर, चाहिए। यस सर, यस हाँ, सर, और चिल्ड्रन में जो है सो एक डेवलपिंग स्टेज है, माने सारे हाँ, सिम्टम्स, कोई भी सिम्टम्स को हम मैच्योर्ड सिम्टम्स कहना बहुत मुश्किल होता नहीं है। ले सकते, हाँ हाँ, तो चिल्ड्रन के सिम्टम्स को बेसिकली हम लोग सोरिक सिम्टम्स कह सकते हैं। यस सर, हाँ, लेकिन कुछ चिल्ड्रन ऐसे होते हैं, बच्चे होते हैं जो साइकोटिक होते हैं, है ना, और कुछ हाँ बच्चे जो
उसका जेनेटिक इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम होता है। इनहेरिटेंस के कारण उसमें क्या होता है कि जिस स्टेज में उसका मदर के साथ में ट्रांसफर हुआ उसके हाँ। क्रोमोजोम्स के लेवल में, तो उस स्टेज का जो इम्पैक्ट है उसके लाइफ पर पड़ता है, जिससे कि क्रोमोजोम्स जो है सो आपको साइकोटिक स्टेज में या सिफिलिटिक, जिसे कहते हैं हम लोग डायबिटीज का, जनरली डायबिटिक होने का एज जो है सो माना जाता है अबव 45 ईयर्स ऑफ द एज, है ना। और हाइपरटेंशन भी आपको 45 अभी तक जो एवरेज माना गया है उसमें डायबिटीज का भी रोल को माना गया। तो लेकिन कुछ बच्चे आजकल नियोनेटल जॉन्डिस होता है, नियोनेटल जुवेनाइल डायबिटीज, यस सर। ये तो एक्टिव एक लोगों ने कहा है एक्टिव इम्यूनाइजेशन डजंट it have homeopathic principles. डॉक्टर प्रवीण यू आर, कैन यू, आप क्या इसको बता सकते हैं कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन का क्या मतलब आप कहना चाहते हैं? डॉक्टर प्रवीण यू कैन यू से समथिंग? अपने को अनम्यूट कर लीजिए ना प्रवीण जी। प्रवीण आबाद, यू कैन, सॉरी, Praveen Abad, you can unmute yourself now, Praveen. Dr. Praveen? Yes, sir. Good evening, sir. हाँ प्लीज, आप हिंदी में बोलिएगा, अगर बोल सकते हैं तो, अगर नहीं बोल सकते हैं तो अंग्रेजी में भी बोल सकते हैं। Yes, sir. जहाँ तक मुझे जानकारी है तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन में जैसे स्टिमुलस क्यूरेंटर का प्रिंसिपल है, तो एक्टिव इम्यूनाइजेशन में जैसे पोलियो वायरस वही अटेंचुएट करके वो पेशेंट को दिया जाता है और उसमें एक्टिविटी स्टिमुलेट की जाती है, तो दैट इज द एक्टिव इम्यूनाइजेशन। तो मुझे ऐसा कहना है कि एक्टिव इम्यूनाइजेशन में होम्योपैथी का प्रिंसिपल जो यूटिलाइज किया है, तो वैक्सीनेशन शैल वी परमिट और नॉट परमिट, अपन बच्चों में वैक्सीनेशन परमिट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये कंट्रोवर्शियल वो विषय तो है, डिबेट का है सर, वही कंट्रोवर्शियल है। वैक्सीनेशन तो वो डिबेटेबल विषय है। अगर नेशनल लेवल पर आप जाएंगे तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये वैक्सीनेशन मत कराओ, ये आपके लिए सोशल बाइंडिंग हो जाता है, कम्युनिटी मेडिसिन के हिसाब से आपका गलत हो जाता है। तो जो नेशनल पॉलिसी है उसके अगेंस्ट में तो आप काम नहीं कर सकते हो ना, नेशनल पॉलिसी के अगेंस्ट में हम लोग काम नहीं कर सकते हैं। राइट। बट हम लोग को नेशनल पॉलिसी को तो आप इग्नोर करने का हम लोग का राइट नहीं है, क्योंकि उसको आपको तो फॉलो करना ठीक है। एज फार एज द पॉलिसी डिसीजन के लिए ठीक है, पर फॉर थेरापेटिक पर्पजेस यानी अपना डिस्कशन हो रहा है और प्रॉस एंड कॉन्स, यानी इसके फायदे क्या है उसके नुकसान क्या है, इसके लिए ये डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई out of if you keep aside this national policy, from the point of homeopathy, shall we permit it or no? Now we cannot comment on this topic, because if we comment, you know that when we upload on the YouTube it will be blocked. Yes sir. सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि हम लोग ये अपना एक म्यूचुअल डिस्कशन पॉलिसी, WHO के पॉलिसी और क्या कहते हैं ICMR के इंडिया के, उसके अगेंस्ट में आप बोलेगे तो आपका YouTube अपलोड होने नहीं देगा, इसलिए हम लोग उसमें बात नहीं कर सकते हैं। हाँ। हमको कुछ जो है रेगुलेशंस को भी तो देखना पड़ेगा ना। इथिकल कंसिडरेशंस भी हमें फॉलो करना। दूसरा पॉइंट ये भी है कि जो एक्टिव इम्यूनाइजेशन में यूटिलाइज किया जाता है वो होम्योपैथी का ही प्रिंसिपल है कि जिसमें एक्टिव एंटीबॉडीज अपन स्टिमुलेट करते हैं वैक्सीनेशन के जरिए। हम लोग कर सकते हैं, नहीं हम लोग जो एक्टिव वहाँ भी प्रिंसिपल वही है, लेकिन उनका है कि जनरलाइज्ड है, हम लोग का रोल है इंडिविजुअलाइज्ड है। दिस इज द डिफरेंस, मैं जहाँ तक समझता हूँ जी, है ना। अच्छा डॉक्टर हेमराज भी आप कुछ कहना चाहते हैं? हेमराज साहब आप अपने को, आई डोंट नो, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ
हेमराज जी। डॉक्टर हेमराज, I have allowed you to unmute. Dr. Hemraj, Please close the screen share. you are here now? No, yeah, the person is in the room. But मुझे लगता है कि डॉक्टर प्रवीण, आपने जो कहा एक्टिव और पैसिव की बात करी, और ये बात लोगों को बहुत अच्छा लगा। पूनम सिंधे जी ने भी आज आपको काफी अच्छा इसको गाइडलाइंस किया है, और ये रोल्स एक्टिव है। कंट्रोवर्शियल मैटर तो जरूर है। मैं कहूँगा कि कंट्रोवर्शियल मैटर इसलिए है कि हमारे होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स पर में हम लोग के सिनेरियो में हम लोग का एक लंबा डिस्कशन हुआ था सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी में, और वहाँ पर बहुत लोग कह रहे थे कि हम लोगों को इसको विरोध करना चाहिए। बट एक सवाल वहाँ पर आया था कि बीइंग ए नेशनल बॉडी सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी, हम लोग उसका सरकार के अगेंस्ट में तो विरोध नहीं कर सकते। और ये हमारी होम्योपैथी की सेंट्रल थीम भी है ना सर, हाँ। वो भी फिर ये हो जाता है, मतलब सेंट्रल थीम को ही इंडिविजुअलाइजेशन। तो एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, यहाँ पर एथिकल मैटर्स आते हैं, उस एथिकल मैटर्स को भी हमको क्योंकि आज के कम्युनिटी रिसर्च कम्युनिटी में एथिकल मैटर्स का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। आप सभी कोई पीजी किए हैं तो आपका प्रवीण जी, आपने ये कहा वैक्सीनेशन एंड वेरियोलिनम, ये तो है, हम लोग इसको भी हम लोग जो यूज करते हैं, वेरियोलिनम है या और भी जो भी दवाई है, तो वो हमारा तो एक जनरलाइज, वो आपका जस्ट लाइक ऑन द एक कॉमन एक प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में हम लोग यूज करते हैं। इन्फ्लुएंजिनम है, मॉर्बिलिनम है, हर एक मॉर्बिलिनम है, ऐसे बहुत सारी दवाइयां हैं जो कि हम लोग कॉमन प्रिंसिपल्स पर करते हैं। और मैं समझता हूँ, मेरे पर्सनली मेरा ओपिनियन ये है कि ये ऐसा अगर हम होम्योपैथिकली प्योरली होम्योपैथिकली करना होगा तो इंडिविजुअलाइज्ड कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट इंक्लूडिंग द रोल ऑफ द माइजमा हम लोगों को देखना पड़ेगा, और तभी जाकर के आपका एक्टिव इम्यूनाइजेशन पॉसिबल होगा। और उसपे बहुत सारे ट्रायल्स होना जरूरी है सर, बहुत सारे ट्रायल्स होने चाहिए, एविडेंस बेस्ड। हम जब आप लोग पीजी कराते हैं ना, आपके पूनम जी आपके कॉलेज में भी पीजी बहुत अच्छा होता है। मैं तो आपके कॉलेज में गया हूँ और वहाँ लेक्चर्स भी दिया हूँ इस पर। तो पीजी में पीजी का जो हम लोग पीजीटी लोग को इसमें देते हैं, उस पर डिसर्टेशन वगैरह टॉपिक, डिसर्टेशन में हम लोगों को कोशिश करना चाहिए। डिसर्टेशन में हम लोगों को इसको ज्यादा रोल प्ले करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि इस पे ज्यादा से ज्यादा रिसर्च हो। हाँ, जितने ज्यादा, या फिर ये शॉर्ट टर्म रिसर्च ग्रांट, लॉन्ग टर्म रिसर्च ग्रांट वगैरह भी जो प्रोजेक्ट है ना, उसमें भी अपन कर सकते हैं सर, शॉर्ट टर्म ये लेवल पे। हम लोगों का अप्रोच होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को कहीं ना कहीं पर एक मीटिंग पॉइंट बनाना पड़ेगा। होम्योपैथी एंड एलोपैथी का एक मीटिंग पॉइंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका पॉलिसी ला रही है ना, इंटीग्रेटेड मेडिसिन। इंटीग्रेटेड मेडिसिन में यू हैव टू एक्सेप्ट द होम्योपैथी एंड यू हैव टू एक्सेप्ट द एलोपैथी एंड एवरी सिस्टम ऑफ द मेडिसिन। सो देयर मस्ट बी अ मीटिंग पॉइंट, है ना। ये तो जरूरी है ना, मीटिंग पॉइंट नहीं होगा तो हम लोग का एक विषय जो है सो अधूरा रह जाएगा, ठीक है ना। इंटरपैथी रिसर्च या वैक्सीनेशन के लिए हम लोगों को चर्चा करना चाहिए, और उसमें वो हर एक पैथी के वो गाइड वगैरह वो सब इसमें हेमराज आपने हेमराज आपका स्टिल यू कैन टॉक, वी हैव 1 minute मोर, यू कैन टॉक डॉक्टर हेमराज। डॉक्टर अनिल सिंह ने, पूनम जी आप जैसा चैट बॉक्स में देखिए, अनिल सिंह ने कुछ क्वेश्चंस किया है। होम्योपैथी वर्सेस एलोपैथिक मेडिसिन साथ में दिया जा सकता है, आप लोगों की क्या राय है, वो पूछ रहे हैं। वो जैसे कि अभी सर ने बोला कि इंटरपैथी रिसर्च उसके लिए जरूरी है। देखिए अनिल जी, होम्योपैथी को अगर हम प्योरली जब होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं तो एलोपैथिक मेडिसिन का जरूरत नहीं होता है, लेकिन आज बहुत सारे मेडिसिन पेशेंट हैं जो कि हम लोग का ड्रग डिपेंडेंट पेशेंट है। डायबिटिक जो है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल भी अच्छा जवाब दे दिया कि डिपेंड्स ऑन द क्लिनिकल कंडीशन। यस। तो अगर क्लिनिकल कंडीशंस हैं जहाँ डिपेंडेंट मेडिसिन है, तो आप अचानक तो एक तो उसको कहने दोगे कि हम होम्योपैथी दवाई खा रहे हो, एलोपैथी दवाई बंद कर लो। सडन बीपी राइज होगा, उसका हेमरेज हो जाएगा,
सडन डायबिटिक बढ़ जाएगा, उसका किडनी फेलियर हो जाएगा, बहुत सारे कंडीशंस आ सकते हैं। तो ड्रास्टिकली कोई भी मेडिसिन को बंद नहीं किया जा सकता। हाँ, पैरेलल मैं अपने क्लिनिक में, पर्सनल क्लिनिक में पैरेलल शुरू करता हूँ और धीरे धीरे इन कंसल्टेशन विद एलोपैथिक टेपर करता है, धीरे धीरे हाँ, टेपर करते हैं medicine। दोनों के साथ में चल करके, साथ ले करके हम लोग उसको करते हैं। यस यस तो पूनम जी, आज हम लोग का मीटिंग को कंक्लूड करना पड़ेगा, यस सर, क्योंकि थैंक यू हम लोग सर। का और फिर एक सेशन को लेकर के आइए, थोड़ा सा अच्छा डिस्कशन भी होना चाहिए। यस और आपने आज you, प्रवीण sir. जी को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, और जिन लोग अनिल जी भी जिन्होंने क्वेश्चंस किया है उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, और सभी पार्टिसिपेंट्स को जो कि इसमें भाग लिए हैं मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और इसके साथ में आज का मीटिंग जो है सो समाप्त होता है। पूनम जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने you, इस sir. मीटिंग को ज्वाइन किया। मैं थोड़ा सा लेट था, मैं ट्रैवलिंग में था, Sir. जैसे ही आया हूँ Yes, तो sir, मैं वो हाँ मैं सेमिनार चालू है ना आपके उधर सर? वो हाँ पटना में, पटना में। बेगूसराय में सेमिनार चल रहा था। मैं Yes, जस्ट sir. अभी घर में आया तो आपका ये यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो कम अगेन पूनम जी। यस यस सर, डेफिनेटली। तो now the आज situation- थोड़ा सा मैं नर्वस थी, लेकिन नहीं अगली नहीं, बार नर्वस बहुत नर्वस easy है। होने का जरूरत नहीं, हम लोग सबके भाई बहन। हाँ, ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू So thank you. और now the session is closed and session is Yes, handed sir. over to the English session and Dr. Thank you, Sahani sir. Ganesh, you can start your session now. Thank you, Sahani sir. It's over to